देखो क्या होता है कि ह्यूमंस में जो ब्लड पाए जाते हैं रेगुलरली, अगर हम नॉर्मली बात करें तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्शनली कुछ बोलते हैं वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंड ऑल दैट, वो बड़ी एक्सेप्शनल टाइप की चीज़ें हैं, उनको वो दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप होता है ए, है ना? दूसरा होता है बी होता है और तीसरा होता है एबी होता है और फिर ओ ब्लड ग्रुप आता है जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप। अब देखो ये कैसे डिफाइन करता है, तो यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एडिशनली और बताता हूँ साइड में, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी ब्लड कार्प सेल्स हैं। अभी ब्लड कार्प सेल्स में तो अब तीनों तरह की ब्लड कार्प सेल, आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है और हमने सब तरह की ब्लड कार्प सेल्स पढ़ी हुई हैं। अब क्या होता है कि इसकी यहाँ पर सरफेस में, है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई इसकी सरफेस है, इस सरफेस में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कैसे काम करते हैं, एंटीजन की तरह। तो पहले क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ एंटीजन? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे 12th वाले क्लास में, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक कोई बता सकता है व्हाट इज़ एंटीजन? एनी वन ऑफ यू? अदिति एंटीजन क्या होता है बेटा? सूरत व्हाट इज़ एंटीजन? रोशनी? अर्पित कोई भी बताओ भाई। Sir, हाँ, it is a type of substance, sir, which enters the body and cause diseases. अ, थोड़ा-थोड़ा कह सकते हैं कि आप सही बोल रहे हो। देखो, ऐसी कोई भी चीज़, है ना? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी बॉडी का पार्ट नहीं है और जब भी वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन हो जाए, तो वो एंटीजन। देखो, अब ये कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़, सपोज़ है, समझिए आप बात को। कई बारी क्या होता है कि आप जब भी कोई केमिकल यूज़ करते हैं या फिर कभी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप उसको अपने स्किन में कहीं पे किसी पार्ट में टेस्ट करें कि आप उसके लिए एलर्जेंट तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्रीम से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। अब देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अर्पित, जैसे मान लीजिए कि मैं और आप हैं, मेबी कि मैं आप मुझे पॉल्यूशन में ले जाओ और मुझे अचानक से स्नीज़िंग होने लगे और खाँसी आने लगे और उसके बाद फिर मुझे फ़ीवर आ जाए। तो स्मोक मेरे लिए क्या है? एक एंटीजन की तरह काम कर रहा है, जो कि आपके लिए एंटीजन नहीं है। कई सारे लोगों को आपने सुना होगा डस्ट से एलर्जी। तो डस्ट क्या है? उनके लिए एंटीजन की तरह काम कर रही है, क्योंकि जैसे डस्ट उनके नाक से उनकी बॉडी में एंटर करती है, उनके शरीर में उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, मतलब एंटीबॉडी बनने लगती है। ठीक है? तो इसलिए तय नहीं है कि एंटीजन क्या हो सकता है। एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो बैक्टीरिया के खिलाफ हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ऑन हो जाता है। हमारा डिफेंस डिफेंस सिस्टम जो होता है, वो स्विच ऑन हो जाता है और डिफेंस सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अब बैक्टीरिया हमारे लिए कैसा काम कर रहा है? बैक्टीरिया हमारे लिए एंटीजन की तरह काम कर रहा है, राइट? है ना? तो बैक्टीरिया उस कंडीशन में हमारे लिए एंटीजन की तरह काम कर रहा है, राइट? अब क्या होता है, तो एंटीजन कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है ना? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे डस्ट हो सकता है ना? किसी तरह का कोई भी पैथोजन हो सकता है, ठीक है? कोई बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं एंटीजन, है ना? सो दे ऑल कम्स अंडर द एंटीजन। अब क्या होता है, तो इसी तरह से इनकी सरफेस में कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, है ना? एंटीजन समझ में आ गया सबको क्या होता है? ठीक है? आप Yes. कहीं पे नोट कर लीजिए। नोट करेंगे? एंटीजन स्टार बना के साइड में नोट कर लो। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक बट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि ये टर्म बार बार आपके लिए आएगा, ठीक है? एंटीजन इज एंटीजन इज एनी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस। एंटीजन इज एनी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस against which against which our body defense mechanism against which our body defense mechanism start working when they enter when they enter So mechanism start working when they enter when they enter inside our body when they enter inside our body। ठीक है?
अब देखो एंटीबॉडी क्या हो और एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि व्हाट इज एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी कौन बनाने का। अब देखो आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता है नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, ये हमारी डब्ल्यूबीसी है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, नॉट ऑल डब्ल्यूबीसी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कुछ फैगोसिटिक होती है, कुछ नॉन फैगोसिटिक। तो मतलब दोनों का काम क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एंटीजन। एग्जैक्टली, यस अदिति, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एंटीजन इज एंटीबॉडी, है ना। ये तो दो तरह से होता है ना, इम्यून सिस्टम दो तरह से अदिति रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, समझिएगा भाई। तो क्या होता है, इनका दो तरह से काम होता है, दो तरह से फंक्शन करती है। कैसे दो तरह से फंक्शन करती हैं? एक तो क्या, दो तरीका। आप सपोज दैट कोई भी एंटीजन आ गया, मैं मान लेता हूं कि एंटीजन एक बैक्टीरिया है, छोटा सा एक बैक्टीरिया है, एंटीजन है, या एंटर कर गया। अब कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, फंक्शनली ये दो तरह की होती है। कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, जाएंगे और इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे, है ना। दे विल एंटर एंड दे विल ईट बैक्टीरिया। तो हम बोलेंगे ये कैसी हैं, दे आर फैगोसिटिक, दे आर फैगोसिटिक, है ना, ये फैगोसिटिक है, ठीक है। दूसरी क्या होती हैं, कुछ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने बॉडी से एक स्पेशल टाइप का, है ना, एक सब्सटेंस या प्रोटीन रिलीज कर। इन्होंने अपनी बॉडी से स्पेशल टाइप का कोई सब्सटेंस या प्रोटीन रिलीज किया। ये प्रोटीन या सब्सटेंस यहाँ पे जाता है और ये क्या करता है, इसको किल कर देता है, मार देता है ना। तो ये क्या है, दे आर नॉन फैगोसिटिक, है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियल डेज पे जब हम लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा हुआ था। सो दे आर नॉन फैगोसाइटिक। तो ये जो नॉन फैगोसाइटिक वाली हैं, ये जो प्रोटीन रिलीज कर रही हैं और ये प्रोटीन पूरे ब्लड में डिसॉल्व है, जैसे इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगे इट विल किल द बैक्टीरिया। इसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन है, इसकी लाइफ होती है। कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर में जिंदगी भर के लिए होती हैं, जैसे पोलियो के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए होती हैं। लेकिन दूसरी कुछ ऐसी भी होती हैं जो लाइफ टाइम नहीं रहती हैं, कुछ महीने कुछ दिन तक। तो एंटीबॉडी की अपनी अपनी लाइफ होती है ना। तो ये हो गया एंटीजन एंटीबॉडी। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन और नॉट? क्लियर सबके लिए, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब एंटीबॉडी भी यहीं पे नोट कर लो। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ, एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ, एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन released by, released by blood capsules, and they kills, and they kills, they kills the pathogen or antigen, the pathogen or antigen, they kills the pathogen or antigen। क्लियर है यहां तक? एंटीजन एंटीबॉडी सबको समझ में आ गया ना, है ना। अब आप एक काम करो कि आप मुझे एक चीज, अब आप मुझे एक चीज बताओगे, अगर अपन क्या करें कि, भाई सब लोग बताइएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को। अगर क्या करें, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, उसको अपन बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें, ऐसे क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है, आरबीसी ही तो है, चढ़ा देते हैं बी ब्लड ग्रुप, क्या होगा उसका? कोई बता सकता है रिस्पॉन्स क्या होगा? बोलो भाई। अर्पित, सूरत, क्या होगा? आजकल पढ़ाई कम कर रही हो क्या सूरत? रेगुलर भी नहीं रहती, क्यों? कोई प्रॉब्लम? नो? नो सर। अच्छा, रेगुलर नहीं रहते आप कई सर मैं बजे? रेगुलर हूँ। अरे नहीं, लास्ट क्लास में कहा थे, कई सारे क्लास में ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हो। नहीं इम्यून सर, सिस्टम, अच्छा मैं बैकअप क्लास में रहती हूँ, बाकी वैसे क्लास में तो रहती हूँ। अच्छा, इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट अगेंस्ट द डिफरेंट ब्लड टाइप। हाँ, कुछ कुछ सही बता रहे हो वैसे अदिति, एंटीबॉडीज विल किल द न्यू ब्लड सेल्स। देखो, चलो मैं बता देता हूँ। अगर ए वाले बंदे को बी वाला ब्लड ग्रुप, ए बी वाले को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप, अगर आप ये ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ए वाले की और बी वाले की सेल्स आपस में चिपक जाएंगे। इस ये मतलब क्या होगा, ये जो ब्लड कैप्सूल्स हैं, इस प्रोसेस को क्लम्पिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है, जिससे ब्लड सेल्स चिपक जाएंगी, है ना। और इसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्चुअली नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दूं, इस प्रोसेस को एग्लूटिनाइजेशन बोलते हैं।
एग्लूटिनाइजेशन, है ना। इस प्रोसेस को एग्लूटिनाइजेशन बोलते हैं और एग्लूटिनाइजेशन से ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी। ब्लड क्लम्पिंग की वजह से बंदे के अंदर जो ब्लड होगा ऑब्वियसली वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और सर्कुलेशन रुक जाएगा और बंदे की मौत हो जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लो। इफ wrong blood group is given, if wrong blood group is given, it will cause, if wrong blood group is given, it will cause agglutinization, it will cause agglutinization. If wrong blood group is given, it will cause agglutinization, due to which capsules will clump, cause agglutinization, due to which capsules will clump and capsules will clump and cell will, and the person will die, and the person will die. ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, राइट। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जब ए बी ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो ए बी ब्लड ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप ए है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन ए होगा। तो यहाँ पर ए, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीजन और ये लिख देते हैं एंटीबॉडी। तो किसी बंदे के ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप क्यों कहा गया, इसका ये मतलब है कि भाई साहब इसके अंदर, इसकी ब्लड ग्रुप की सरफेस में एक ए प्रोटीन पाई जाती है, एंटीजन ए मौजूद है, तभी हमने उसको एंटीजन से हम ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप है मतलब उसका एंटीजन ए है। अगर एंटीजन ए है तो ये तय है कि उसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है मतलब उसमें बी एंटीजन है और एंटीबॉडी ए। अगर किसी बंदे का ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे लेकिन नो एंटीबॉडी, है ना। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि ए बी को जब ए दो, बी दो, ओ दो तो क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई एंटीजन, इसमें क्या हो, किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। तो किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ ये एंटीबॉडी नहीं बना देता और उसको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ले लेता है। इसीलिए ए बी को कोई सा भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ए भी दिया जा सकता है, बी भी दिया जा सकता है। एग्जैक्टली आदित्य, इसको यूनिवर्सल, राइट, यूनिवर्सल इसको एक्सेप्टर कहते हैं, है ना। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, राइट। तो ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है ना। तो हम लिख लीजिए यहीं पे इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, रेसिपिएंट कहा जाता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है। अब यहाँ पर जब इसकी बात आती है, ओ की बात आती है, तो ओ में किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता किसी से भी, ये ओ से ही ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ना तो ये ए से ले सकता है, ना तो बी से ले सकता है। ये एक मिनट रुकिए जरा। एक सेकंड दीजिए। ठीक, अब देखो, है ना। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल
डोनर कहा जाएगा। क्लियर है भाई सबको? ब्लड ग्रुप समझ में आ गया? हाँ राइट, यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो फिर पूछ लो कुछ क्वेश्चन, बताओ, है ना, पूछा जाए क्वेश्चन। चलो मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो यूनिवर्सल डोनर है ये ओ नेगेटिव है कि ओ पॉजिटिव है, या ये यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है ये ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है? मेरा क्वेश्चन है जो यूनिवर्सल डोनर है वो नेगेटिव है कि ओ पॉजिटिव? अब बताओ, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को और स्पेसिफिक कर दिया, ऑप्शन में ओ नेगेटिव भी दिया है, ओ पॉजिटिव भी दिया है, ए भी दिया है और बी भी दिया है। अब क्या आप टिक करोगे? चलो, अच्छा किसी का आंसर आया? नहीं, किसी ने आंसर नहीं किया, तो बताइए भाई। आदिति नेगेटिव है, क्यों आदिति नेगेटिव क्यों है? Why it's negative? Any logic behind it? Or just guess? आओ तो चलो, it's a good guess and you are absolutely right. ये नेगेटिव ही होगा जो यूनिवर्सल डोनर होगा, और ये क्यों होगा अब मैं बताता हूँ। वो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है ना। एक्चुअली ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएच पॉजिटिव अगर मदर आरएच नेगेटिव है, उसका पहला बच्चा पैदा हुआ आरएच पॉजिटिव तो वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसको एनीमिया हो जाएगा। दूसरा बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। पहले ऐसा होता था कि अगर एक आरएच नेगेटिव है तो माँ का पहला बच्चा तो बॉर्न हो जाता था, लेकिन दूसरा सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, और आज की डेट में क्या करते हैं कि अगर पहले से ही जैसे प्रेगनेंसी टाइम पे ही चेक कर लिया जाता है कि बच्चा आरएच पॉजिटिव है क्या, तो मदर की को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं जिससे मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे अब दूसरा बच्चा भी सर्वाइव हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता, है ना। तो एक आरएच नेगेटिव मदर के 2 आरएच पॉजिटिव बच्चे पहले नहीं हो सकते थे, एक ही होता था, है ना। और पहले वाले का भी कोई पक्का नहीं है, अगर वो बॉर्न होता था तो एनीमिया के साथ में बॉर्न होता था, एनीमिया या उसको सॉरी ये क्या बोलते हैं जॉइंडिस उसको हो जाता था, एनीमिया हो जाता था, और कई सारी डिजीजेस उसको हो जाती हैं। ठीक है, देखो अब आरएच फैक्टर क्या है, तो आरएच फैक्टर की बात की जाए, है ना। आरएच फैक्टर एक्चुअली रीसस मंकी से, रीसस मंकी को जानते हो? रीसस मंकी जानते हो? देखना, रीसस मंकी ह्यूमंस में देखो रिसर्च जितनी होती है वो सब ह्यूमन में की जाती है ना। रीसस मंकी में इसको पाया गया था, इसीलिए इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर क्या है? एक्चुअली ये एक तरह की आरएच प्रोटीन है ना। ये आरएच प्रोटीन है, आरएच का मतलब रीसस से ही है ना। तो आरएच प्रोटीन है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो ब्लड काप्सल्स होती हैं, इन ब्लड काप्सल्स की सरफेस पे पाई जाती है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, ब्लड काप्सल्स की जो सरफेस होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक तरह की प्रोटीन पाई जाती है ना। इन प्रोटीन को हम कहते क्या है? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड आरएच प्रोटीन, है ना। इन्हें हम आरएच प्रोटीन कहते हैं। ये जो आरएच फैक्टर या आरएच प्रोटीन होती है, आरएच फैक्टर या आरएच प्रोटीन होती है, ये पाई जाती हैं, और ये क्या काम करती है? ये जरूरी नहीं कि पाई जाए सब में भाई साहब, ये काप्सल्स के ऊपर पाई जाती हैं। अगर आरएच फैक्टर आरएच प्रोटीन प्रेजेंट थे, आरएच प्रोटीन अगर प्रेजेंट थे, तो हम क्या कहते हैं कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव ब्लड है ना, पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव है या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। दूसरा, अगर आरएच पॉजिटिव आरएच प्रोटीन जो है एब्सेंट है ना, तो आरएच प्रोटीन एब्सेंट है, तो हम ये क्या बोलेंगे? इस बंदे का ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, अब समझिए होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है ना। मान लेते हैं इसको ओ नेगेटिव है, और मैं क्या करता हूं, इस बंदे को ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप क्या करता हूँ? दे देता हूँ, है ना। तो मैं जब ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप देता हूँ, तो ये जो आरएच प्रोटीन है, इसको ये वाला जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन की तरह ट्रीट करता है, और ये क्या करेगा? इसके खिलाफ क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी बनाने लगेगा, है ना। जिससे इसके खिलाफ एंटीबॉडी, इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। ये एंटीबॉडीज इस वाले ब्लड ग्रुप को, इस ब्लड की सेल्स को फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगी और उसको खत्म करेंगी। ठीक है,
लेकिन अब अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव दिया जा सकता है ना। ओ पॉजिटिव वाले क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह की आरएच प्रोटीन नहीं, मतलब इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इस बंदे को ओ पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ओ नेगेटिव होता है ना, ओ नेगेटिव क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आर ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव। अब समझो बात को, एक मदर है ना, तो एक मदर है, जो मैं आपको बता रहा था, एक मदर है, उस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप एक्स है मान लेते हैं, लेकिन वो नेगेटिव है ना। अब क्या हुआ, इसका पहला वाला बच्चा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, मदर की बॉडी में इसके खिलाफ क्या होगा, बन जाएंगी क्या, एंटीबॉडी बन जाएंगी, है ना। पहला वाला नहीं मरेगा, दूसरा वाला जैसे पैदा होगा, इसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार है, और मदर की जो बॉडी होगी वो इस बच्चे के लिए, सेकंड बच्चे के लिए हॉस्टाइल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी में एंटीबॉडी है, और दूसरे बच्चे को एंटीबॉडी क्या करेंगी, किल कर देंगी। इसीलिए, है ना, इसीलिए जो आरएच नेगेटिव मदर होती है, उसके 2 आरएच पॉजिटिव बच्चे पॉसिबल नहीं हो पाते। इस डिजीज को कहते क्या है, ये क्वेश्चन भाई साहब एम्स में भी पूछा हुआ और कई बार नीट पे आया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एचडीएन, बोलते हैं इस डिजीज को, एचडीएन कहते हैं, है ना। एचडीएन का मतलब क्या हो, हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, है ना, तो बोलते हैं हीमियोलिटिक, हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, है ना, इसे हम हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न करते हैं। क्लियर है भाई? बताइए, सब लोग बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, ग्रेट, चलो नोट करिए। RH factor was discovered by RH factor was discovered by RH factor was discovered by Ladsteiner, Ladsteiner मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, LANDSTEINER, ये वही भाई साहब जिन्होंने ब्लड ग्रुप खोजा हुआ था, लैडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप भी खोजा हुआ था। RH factor was discovered by Ladsteiner and Winch, WEINCH, सॉरी विंच नहीं है, विनर, वाइनर, क्या है, वाइनर ही नाम, ER है, वाइनर, हाँ, Ladsteiner and Weiner. RH factor was discovered by Ladsteiner and Weiner in rhesus monkey, in rhesus monkey in 1940. नोट करेंगे, RH positive mother, sorry, RH negative mother, RH negative mother cannot have second surviving baby, second surviving baby, right, full stop. If RH, if RH negative mother, if RH negative mother bear RH positive fetus, if RH negative mother bear RH positive fetus second time, it will produce antibody against it, it will produce antibody
against it and causes HDN hemolytic disease of newborn, due to which baby will die. ब्लड ग्रुप सबको समझ में आ गया ना? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, किसी को भी कहीं पे डाउट हो प्लीज क्लियर कीजिए। अभी किसी को भी कोई डाउट हो पूछिए। ओके ग्रेट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है ना? तो ये था हमारा ब्लड पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे आते हैं। देखिए, अब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग वाला पार्ट समझाता हूँ। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? एनी वन ऑफ यू, ब्लड क्लॉटिंग आप इसको हार्मफुल समझते हैं, बेनिफिशियल? बोरा करो भाई, आप लोग बोलते नहीं हो। Sir, it can be both harmful and beneficial. Okay, it can be both harmful and beneficial, right? बिल्कुल सही Sir, है। if ज्यादा क्लॉटिंग हो जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है, मगर अगर ब्लड बाहर निकल रहा हो, अगर उसके ऊपर क्लॉटिंग हो जाए तो वो अच्छा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि क्लॉटिंग दोनों तरह से बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। अब देखो, अगर बॉडी के बाहर क्लॉटिंग होती है, हाँ बिल्कुल सही वाला, बेनिफिशियल भी आदिति सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो। तो देखो क्या है कि बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर ब्लड बॉडी के बाहर क्लॉट होता है, इंजरी होने पे क्लॉट होता है, इट्स बेनिफिशियल बिकॉज इट स्टॉप एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड एंड इट सेव योर लाइफ। लेकिन अगर अननेसेसरी बॉडी के अंदर क्लॉट हो जाए तो हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को रोक सकता है और बंदे की मौत हो जाए। स्नेक बाइटिंग पे यही होता है। स्नेक बाइटिंग में जब स्नेक बाइट करता है तो वो क्या करता है, उसके जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं उनको फैंग कहते हैं, वो इंजेक्शन की तरह काम करते हैं और वो क्या कर हालांकि देखो, चलो कोई नहीं। सर, आपकी आवाज अटक रही थी। अभी सही आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बट आई डोंट वांट टू लाइक कैंसिल योर क्लास। थोड़ा सा हमारे नेटवर्क इशू है, कुछ ब्रॉडबैंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे भी शायद कहीं से डैमेज कर दिया उन लोगों ने। बट आई डोंट वांट टू कैंसिल योर क्लास, क्योंकि मंडे ऑलरेडी क्लास कैंसिल हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने एक्चुअली आज वीडियो ऑन नहीं कर रखा कि ऐसे जब आवाज थोड़ी सी खराब है तो आप मेरे को बताना, ठीक है ना? बोल देना मुझे, है ना? मुझे मैसेज कर देना या मुझे बता देना। तो देखो, आप देखो ब्लड क्लॉटिंग वाला बात समझने की कोशिश करो। ब्लड क्लॉटिंग, अब देखो भाई साहब, ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है ना? नॉर्मली पहले मैं समझाता हूँ, फिर टेक्निकल बात समझाता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग एग्जैक्टली होती कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास ये बंदे का हमने क्या किया कि ब्लड लिया और उस ब्लड को रख दिया ना। ये हमारे पास किसी पॉट में किसी भी मैमल का ब्लड है। ठीक है, देखो ये ब्लड था और हमने क्या किया कि किसी भी मैमल का ब्लड इसमें भर के रख दिया, ये ब्लड भर के रख दिया। अब आप देखोगे कि अगर ये किसी हेल्दी बंदे का ब्लड है,
किसी भी हेल्दी बंदे का अगर ब्लड है, ठीक है, कितनी देर में क्लॉटिंग हो जानी चाहिए? तो देखो, अब अगर किसी हेल्दी बंदे का ब्लड है तो भाई साहब 6 से मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम है, वैसे 6 से 7 मिनट में नॉर्मली क्लॉटिंग हो जाती है हमारे आपके अंदर, एक नॉर्मल बंदे के अंदर, अनटिल अनलेस कि किसी बंदे को बीमारी ना हो। अब अगर किसी को डायबिटीज वायबिटीज वैसा कुछ है तो नो डाउट ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लो होती है। डायबिटिक लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो हो जाती है, इसीलिए जब भी डॉक्टर कभी भी किसी बंदे को ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले वो चेक करता है इसको डायबिटीज तो नहीं है ना, वरना एक्सेसिव ब्लड लॉस से बंदा मर सकता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे अगर ये हेल्दी बंदे का ब्लड था तो 6 से 20 मिनट के अंदर क्या होगा कि उसमें 2 तरह की आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो आपको सॉलिड सा पार्ट मिल जाएगा देखने के लिए। ये जो सॉलिड वाला पार्ट देखने के लिए मिल गया, इसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट, है ना? ये होता है हमारा हो गया ब्लड क्लॉट, है ना? और क्या होगा साथ में आप देखोगे कि कुछ लाइट येलो कलर का, है ना, फ्लूइड जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लाइट येलो कलर का फ्लूइड, लाइट क्रीम कलर का फ्लूइड इससे अलग हो जाएगा। ये जो क्रीम कलर का येलोइश टाइप का जो फ्लूइड अलग हो गया, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं भाई साहब ब्लड प्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, है ना? तो ये ब्लड प्लाज्मा होता है और ये बात मैं आपको शायद पहले ही हाँ, बता ही चुका हूँ आपको कि ब्लड में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55% प्लाज्मा होता है और इसका 90% वाटर होता है ना? ब्लड क्लॉट जो होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरबीसी से बना चुका हूँ ना मैं, आरबीसी से मिलके बना होता है ना? यस सर। डब्ल्यूबीसी से मिलके बना होता है। फिर मैंने आपको 2 प्रोटीन बताई थी, एक तो होती है थ्रोम्बिन, है ना? और दूसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, ठीक है? फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। ये क्या करती हैं जो हमारे बॉडी के ये हमारे जो ऊपर किसी भी वुंड के ऊपर, इंजरी के ऊपर जो एक लेयर बन जाती है, जो ब्लड को रोकने का काम करती है, उस लेयर को बनाने का काम करती हैं, वो ये थ्रोम्बिन का या फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती हैं, ये करती हैं। है ना? प्लेटलेट भी लिख देता हूँ, प्लेटलेट। तो ये हो गई ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोसेस। एक ऐसी बीमारी होती है, जेनेटिकल डिजीज है, अब इसको भी हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, जेनेटिकल डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। मेरा पहला क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, कम ऑन। द डिजीज इन विच ब्लड क्लॉटिंग डू नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ पेशेंट, नेवर। रॉयल डिजीज, हेमोफीलिया। हाँ शाबाश, वेरी गुड। एक डिजीज होती है हीमोफीलिया, है ना? हीमोफीलिया जिस बंदे को होती है, इसी को हम लोग रॉयल डिजीज कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। ये डिजीज ये रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में खोजी हुई थी, क्वीन क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली में खोजी गई थी। इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं और क्वीन एलिजाबेथ ने बीमारी पूरी दुनिया में फैला दी। क्वीन एलिजाबेथ का जो लड़का था, उसको ये फीमेल्स इसकी कैरियर होती है, मतलब फीमेल को ये जीन्स होता है, लेकिन उनका तो ब्लड क्लॉट होगा, वो अपने लड़के को ट्रांसफर कर देती है। और जेनेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग नेक्स्ट जब ईयर पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जेनेटिक्स में ये होता है कि लड़कियां हमेशा 99% जो मेल्स ही होते हैं जिनको जेनेटिकल डिजीज होती है, और फीमेल वो मदर से अपनी पाते हैं, फादर से कभी भी जेनेटिकल डिजीज नहीं आती। 99% वो फादर माँ से बेटों को आती है, और बेटियों को बेटियां कैरियर होती हैं, वो अगली जनरेशन में ले जाती हैं। तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना? नोट कर लो। इन ए हेल्दी पर्सन blood clotting in a healthy person, blood clotting should take place in a healthy person, blood clotting should take place in 6 to 20 minutes, 6 to 20 minutes, full stop. Hemophilia or royal disease, hemophilia or royal disease is a genetical disease. Hemophilia or royal disease is a genetical disease in which blood clotting do not takes place, blood clotting do not takes place
at the body of patient. Blood clotting do not takes place at the body of patient. Right. अब कौन सी ऐसी चीज है हमारी बॉडी में जो ब्लड में डिसॉल्व होती है और जिसकी वजह से क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, ब्लड शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है? बताइए भाई, बोलिए। चलो मैं ही बता देता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर अब आखिर ब्लड जमता क्यों नहीं है? देखो, हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो ब्लड में डिसॉल्व कंडीशन में पाया जाता है। उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। हेपेरिन को बोला जाता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। देखो, इस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम लोग ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ब्लड कोगुलेशन, है ना। इसे हम लोग ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं, है ना। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट कहते हैं, है ना। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। नोट करेंगे, हेपेरिन इज अ हार्मोन which is found in dissolved state with our blood. Heparin is a hormone which is found in dissolved state with our blood. Full stop. It do not allow blood to clot inside our body. It do not allow blood to clot inside our body. Full stop. When blood comes out, when blood comes out, when blood comes out, heparin breaks down it stop working and breaks down, due to which clotting takes place. क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये बात तो मैंने आपको बता दी, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, है ना। और एक एडिशनल चीज मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड बैंक में जो ब्लड भरा हुआ होता है, अब उसमें तो हेपेरिन काम कर रहा है। हेपेरिन जैसे फ्री ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, काम करना बंद कर देगा। तो जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल मिला देते हैं ब्लड बैंक वाले। उसको, जैसे एक केमिकल आपको मैं बताता हूँ जो नॉर्मली मिलाया जाता है, उसको सीपीडी कहते हैं। सीपीडी एक केमिकल होता है। सीपीडी क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज इसको बोलते हैं। ये है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, है ना। ये केमिकल होता है सीपीडी। हेमोफीलिया पीपल डज हेपेरिन नॉट ब्रेक? एक्चुअली क्या होता है, नहीं बिल्कुल आदिति, उनपे ये हेपेरिन काम नहीं करता है, मतलब हेपेरिन ब्रेक डाउन नहीं होता है। उनपे क्या होता है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन है, यहाँ तो हम लोग मतलब बहुत ही शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, 12th तक हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा वाइड नहीं है। इसमें 10 सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं, और उन 10 सीक्वेंशियल रिएक्शन में हर रिएक्शन में कैटलिस्ट चाहिए होता है, कैटलिस्ट फर्स्ट, कैटलिस्ट सेकंड। तो उनको हम लोग फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर बोलते हैं, है ना, हर रिएक्शन में। तो क्या होता है, इन लोगों की बॉडी में इस 8वीं और 9वीं जो रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाती। उस 8वीं और 9वीं रिएक्शन को जो कैटलाइज करने वाला फैक्टर 8 या फैक्टर 9 होता है, वो इन लोगों की बॉडी में नहीं बनता है ना। तो फैक्टर 8, फैक्टर 9 नहीं बनता है, तो 6, 7 तक रिएक्शन तो होती है, 8वीं और 9वीं रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन वहीं पे अबॉर्ट हो जाती है और क्लॉटिंग की प्रोसेस रुक जाती है, प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग अपनी बॉडी को पूरा कवर्ड करके रखते हैं। आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ भी हमेशा ग्लव्स वगैरह पहन के रखती थी। और दूसरा क्या होता है कि अगर कहीं चोट लग जाए, अब ऐसा तो है ही नहीं कि किसी बंदे को जिंदगी में चोट ही ना लगे,
अगर ऐसे बंदों को चोट लग जाए तो फैक्टर 8 फैक्टर 9 का इंजेक्शन जब तक उनकी बॉडी में नहीं लगेगा तब तक ब्लड बहता है। तो और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और किसी भी जेनेटिकल डिजीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, ठीक है, कोई परमानेंट क्योर नहीं हो, है ना। अब आ जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, देखो अब क्या होता है, जब कोई भी टिश्यू, ऐसे ही आपको कॉपी कर लेना है ना, किसी भी चोट लगी हमें तो जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, है ना, इन इंजर्ड टिश्यू से ये कुछ रिलीज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। इन इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक कंपोनेंट रिलीज होता है, कंपाउंड। तो ये रिलीज करते हैं इंजर्ड टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये रिलीज करते हैं, है ना, दे रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये कैल्शियम और प्रोटीन की प्रेजेंस में, तो कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो कैल्शियम और कुछ प्रोटीन की प्रेजेंस, है ना। फिर दूसरा क्या होता है, साथ में अब प्लेटलेट भी ब्लड क्लॉटिंग, मैंने बताया था कि प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, ठीक है। तो प्लेटलेट, अब ब्लड प्लेटलेट जो होती है, ब्लड प्लेटलेट, जो ब्लड प्लेटलेट होती हैं, है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट, ये भी डैमेज हो जाती है, मर जाती है ना। और डिसइंटीग्रेट होकर के क्या रिलीज करती हैं, एंड रिलीजेस, तो ये रिलीज करती हैं, ये भी, ये क्या रिलीज करती हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, ये दो, ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने का काम करती है, ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने का काम करती है। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ना, अब यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम आयन और प्रोटीन की प्रेजेंस में, तो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रही हैं, कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन की प्रेजेंस में। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करती हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कहते हैं, है ना। तो दोनों की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम टेक्स प्लेस, एंजाइम टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है और क्लॉटिंग की प्रोसेस को कैटलाइज करता है ना। अब ये क्या करता है, इट इनएक्टिवेट हेपेरिन। तो सबसे पहले हेपेरिन का काम यहीं पर हो गया, इसने हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब अब क्लॉटिंग के प्रोसेस एंड कैटलाइजेस क्लॉटिंग प्रोसेस, है ना। ये क्या करता है, क्लॉटिंग की प्रोसेस को शुरू कर देता है, कैटलाइज करने का काम करता है ना। अब ये करता क्या है ना, कैसे प्रोसेस को कैटलाइज करता है वो बात मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी बात को आप नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अब ये दो काम करता है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम, तो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को ये ब्रेक करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को, it breaks prothrombin protein and convert into thrombin, है ना, break into thrombin। और दूसरा क्या होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या कर देगा, अब यहाँ पर ये जो थ्रोम्बिन है ना, एक तो थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट बनाने का काम करती है, और थ्रोम्बिन यहाँ पे एंजाइम की तरह एक्ट करती है।
थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है। फाइब्रिन फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट। फाइब्रिन और थ्रोम्बिन मिल करके क्या करते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इज इट क्लियर? बताइए भाई, देखिए एक बार इस फ्लो चार्ट को, और आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसको एज इट इज कॉपी कीजिए, है ना। यहाँ पे थ्रोम्बिन कैटालाइज, बताएं भाई सब लोग, इज इट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? अंशिका क्लियर है? अर्पित, रोशनी, यस सर। सूरज, Yes, सब लोग sir. को क्लियर है? ठीक है, इसको चलो ड्रॉ करो, पहले इसको आप एज इट इज ड्रॉ करो, इस फ्लो चार्ट को, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम को, राइट, फिर मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा, मेरे मन में एक डाउट है कि ओके, डन। कि ये मॉस्किटो काटता है, तो मॉस्किटो को काटने के बाद ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं आता, कैसे ब्लड पी पाता है हमारी बॉडी से? देखो, मॉस्किटो हो गया और कुछ खून पीने वाले जितने एनिमल्स होते हैं, क्या कहते हैं खून पीने वाले एनिमल्स को? विच एक्सक्लूसिवली फीड ऑन ब्लड। बताओ भाई, खून पीने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? दोज एनिमल विच एक्सक्लूसिवली फीड ऑन ब्लड, सिर्फ खून पी के ही जिंदा रहते हैं, वो कहते क्या है? बोलो, टेल। देखो, ऐसे एनिमल्स को सैंगिवोर कहा जाता है, जो जैसे लीच, सैंगिवोर्स, है ना। सैंगिवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली विच एक्सक्लूसिवली फीड ऑन ब्लड। तो सैंगिवोर्स क्या करते हैं ना, जितने भी कुछ बैट होते हैं, पाए जाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में और अफ्रीका में बैट पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, जानवरों को रात में चिपट जाते हैं, उनका खून पी लेते हैं, वो भी सैंगिवोर्स है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने, और इवन लीच भी क्या करती है, लीच आपके चिपट गई तो लीच के छूटने के बाद भी आपका ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट होगा नहीं, जब तक आप उसको वॉश नहीं करोगे। ये क्या करते हैं, अपना सलाइवा लगा देते हैं, जहाँ पे खून का पीना होता है वहां पे काटने के बाद सलाइवा लगा देते हैं। उस सलाइवा में एंटी क्लॉटिंग कंपोनेंट होते हैं, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे, है ना। तो जितने भी ये ब्लड सकर्स होते हैं, ब्लड ब्लड ड्रिंकर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा से ब्लड को क्लॉट होने देते हैं, एक्शन, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, है ना। ओके, ये लिखवा दूं? जल्दी बताओ, बोलोगे तो लिखवा भी दूंगा। ओके ना सबके लिए? Yes, sir. राइट, फाइन। ये एक्चुअली एक्सक्लूसिवली आपके नीट के लिए काम आएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे बिल्कुल इसको कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये दोनों आरएच फैक्टर वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, ब्लड ग्रुप वाला हो गया, दीज हैव नॉट बीन मेंशन इन योर एनसीईआरटी इन डिटेल, है ना। लेकिन आप देखिएगा कितनी बार सर्कुलेशन से इससे क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। आपके आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी मैंने आपका जितना पढ़ाया टाइप, उससे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लॉटिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आएंगे, ये वो एरियाज हैं जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन आप इनकाउंटर करें, ठीक है। अब आगे की जो कहानी है वो भाई साहब सिर्फ समझने वाली है ना। तो अब हेडिंग आप डालिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए हेडिंग डालिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और मैं आपको पढ़ाता हूँ कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पहले समझा देता हूँ, है ना। व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी, देखिए।
देखो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इनफैक्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे काम करता है, हमारे हार्ट में, है ना, आप ध्यान से समझिएगा, हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है। तो हार्ट में आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले क्या है, इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। तो 2 एट्रियम होते हैं, ये राइट एट्रियम हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या है, गलत दिया हुआ था, तो रुको, क्या है काम से, give me just- हाँ, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। तो राइट साइड है, राइट एट्रियम हो गया, है ना, और नीचे वाले जो पार्ट होते हैं, ये हो गया राइट साइड, इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे ये दे रखा है, इसको हमने लेफ्ट एट्रियम कहा और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, तो ये पेरिफेरल मतलब पूरी बॉडी में जो हमारे स्किन में, टिश्यूज में, सब जगह पड़ी हुई पेरिफेरल टिश्यूज हैं, कैपिलरीज हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड, ये ब्लैक ब्लड जिसको लिखा हुआ है ना, एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में लेकर के आती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 वाला जो CO2 रिच जो ब्लड है उसको लेकर के आती है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लेकर के आती कहाँ है, एक्चुअली ये राइट एट्रियम में लेकर के आती है। तो राइट एट्रियम में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर दिया हुआ है प्री वेना केवा और नीचे पोस्ट वेना केवा। एक्चुअली जो प्री वेना केवा है, ये हमारे ऊपर के ऑर्गन से लेकर के आती है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, है ना, ठीक है। और देखिए इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, है ना। तो सुपीरियर वेना केवा जो है, ये लेकर के आती है ऊपर वाले पार्ट से, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, हमारी बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन से ला करके राइट एट्रियम में डाल देती है, दोनों वॉल डाल देते हैं। अब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आने के बाद अब क्या होता है कि अब यहाँ पर कुछ वॉल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड्स वॉल्व पाए जाते हैं, इनकी हेल्प से ब्लड यहाँ पे आ जाता है। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, वो यहाँ से, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, है ना, चला जाता है ऊपर की तरफ लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। रेस्पिरेशन हम लोग प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। अब इसको ले जाने वाली जो ये क्या है, कायदे से काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम किसका, वेन्स का है, लेकिन यहाँ पर एक काम आर्टरी करती है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड भरा हुआ होता है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ले जाती है, ये हमारे हार्ट से लेकर के लंग्स तक को ब्लड को ले जाती है। लंग्स में जाने के बाद एल्वुलाई में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, बदले में ऑक्सीजन ले लेता है। कैसे करता है, रेस्पिरेशन में हम लोग इन डिटेल इसको पढ़ चुके हैं। पल्मोनरी की कैपिलरी फैली हुई है। अब क्या होता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन लेकर के आने वाली काम पल्मोनरी वेन कहती है। हालांकि पल्मोनरी जो वेन होती है ना, तो वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आना, लेकिन यहाँ पे काम कौन करता है, यहाँ पे काम वेन करती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें कायदे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ होता है। ये लेकर के आती है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वॉल्व होते हैं जो एओर्टा के थ्रू, है ना, ये जो ले जाने पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। आप देखिए एओर्टा, तो एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट आर्टरी, है ना। इस आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, इनफैक्ट जिनको हम वेना केवा बोलते हैं, दे आर दी लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी, ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है। अब ब्लड क्या करता है, 2 चक्कर लगाता है, एक तो हार्ट और टिश्यूज के, और दूसरा हार्ट और लंग्स के। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है,
सो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा है, ये ह्यूमन सर्कुलेशन कैसा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 चक्कर लगाता है ब्लड, 2 बार सर्कुलेशन होता है ना। ऊपर वाला जो है ना, लंग्स के जो चक्कर लगते हैं, इस वाले साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमा एक वर्ड होता है, सिस्टेमा मीन्स होता है टिश्यू, तो जो टिश्यू तक ले जाए, सिस्टेमा तक ले जाए, उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हमारे लंग्स तक ले जाए, उसको पल्मोनस तक ले जाए, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? बोलो भाई, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया कि यस नहीं? सर। आ गया क्या? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लिखना तो आपको स्कूल में पड़ेगा, और आपसे स्कूल में जो पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है वो आपसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है ना। नोट करो भाई। pulmonary artery is the only artery which have pulmonary artery is the only artery which have deoxygenated blood. That's the only artery. Pulmonary artery is the only artery which have deoxygenated blood, while the function of artery is Sir, could you please repeat this point again? yes, pulmonary artery is the only artery which carry deoxygenated blood, while the artery carries oxygenated blood in general. Full stop. Next point. Pulmonary vein is the only vein which carry oxygenated blood. Pulmonary vein is the only vein which carry oxygenated blood, while rest of the veins carry deoxygenated blood. Next point. Aorta is the largest artery. Aorta is the largest artery which supply oxygenated or pure blood, to whole body tissue. Next, vena cava is the largest vein. Vena cava is the largest vein which collect and pour back. Vena cava
is the largest vein which collect and pour back deoxygenated blood to right atrium. Next point. Human heart have double circulatory system. Human heart have double circulatory system. That is pulmonary and systemic. That is pulmonary and systemic circulation. Full stop. In pulmonary cycle, in next point है, in pulmonary cycle, blood is circulated between heart and lungs, while in systemic cycle, blood is circulated between heart and tissues. अब देखो यहां तक क्लियर है ना सबको? यस सर। एक और बात, यहां पर आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट यहां पर थोड़ा सा और ऊपर यहां पर है ना, यहां पर पीछे की तरफ सरफेस में एक पॉइंट होता है, ये एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, है ना, इसे कहा जाता है एसए नोड, है ना, साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड। ये एक्चुअली न्यूरॉन से बना हुआ एक नोड है ना। यहां से क्या होता है, हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है, इसी को जब किसी का खराब हो जाता है तो आपने बोला होगा, देखा होगा, पेस मेकर लगा दिया जाता है ना, वो बैटरी के जैसा होता है। तो ये क्या करता है, बैटरी की तरह काम करता है, चार्ज ओरिजिनेट करता है। उस एसओ नोड से एक और अभी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, एवी नोड होता है, वहां पे पल्सेस जाती है, फिर पल्सेस पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। तो करंट की तरह पूरी बॉडी में पल्स फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से, जिसके झटके से हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और हार्ट का जो पल्सेशन मेंटेन करने का काम करता है, पेस मेकर का यही मतलब हुआ, जो हार्ट की पल्स रेट 72 पर मिनट जो मेंटेन करने का काम करता है, वो काम एसए नोड का ही है। क्लियर है, समझ आया? नोट करो, हार्ट बीट originate from SA node. Heartbeat originate from SA node, sinoatrial node, called pacemaker. Heartbeat originates from SA node, sinoatrial node, pacemaker. Full stop. It lies in the walls of right atrium. It lies in the walls of right atrium, near the opening of superior vena cava. ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल। अब कौन से हार्मोन से जो हमारे हार्ट को, ब्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है? तो दो हार्मोन होते हैं, एक है एड्रेनालिन और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। तो दो हार्मोन है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, है ना। तो ये जो हार्मोन है, ये
एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये हार्ट को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। अब आपने देखा होगा कि किसी बंदे को कोई अचानक से डर गया और मर गया, देखा होगा ना, ऐसा सुना होगा ना कि ये बंदा डर से मर गया। यस सर। अब डर से कैसे, या फिर आप भी कई बार क्या होता है ना, अचानक से कोई आप देखते हो किसी चीज को और आपको झटका लगता है, आप चौंक जाते हो, आपकी धड़कन तेज हो जाती है ना, या आप अचानक से डर गए, है ना, या आपको लगा कि बस जान चली ही गई थी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब एड्रेनलिन की वजह से होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, एड्रेनलिन अचानक से इतना ज्यादा रिलीज हो गया कि इसने हार्ट रेट को एक्सीलरेट कर दिया और हार्ट फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया। ऐसे लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली रीजन होता है डर के मर जाने के पीछे का, है ना, क्योंकि ये हार्मोन जो होते हैं ये बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत स्पीडली रिलीज होते हैं। नोट करेंगे, एड्रेनालिन and noradrenaline secreted from medulla. Adrenaline and noradrenaline is secreted from medulla and they control the circulation of blood by accelerating our heart, बताएं भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे आप ह्यूमन हार्ट समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डायग्राम है। मैं दो डायग्राम दिखाऊंगा, दोनों ही मैंने बना रखे हैं, मेरे ही बनाए हुए। आप उनका स्क्रीनशॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, राइट? ओके, आप देखिए, देखो मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगा, दोनों ही मेरे बनाए हुए हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम, है ना, तो एक्सटर्नल डायग्राम कैसा होता है ना। देखो, अब ये क्या है, ये सिंपलेस्ट डायग्राम है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। देखो, अब यहां पर आप देख पाएंगे कि वॉइस आ रही है ना मेरी, आप लोगों को क्लियर आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला राइट एट्रियम है ना, और ये लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर की तरफ से, है ना, तो ये ऊपर की तरफ से एक राइट पल्मोनरी रुको, आर्टरी, वेना केवा कहां गई? ये रही, ये नीचे से एक इंफीरियर वेना केवा जाती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आने का काम करती है, तो अंदर की तरफ ये ब्लड ले आने का काम करती है, हमने अभी पढ़ा। और ये रही सुपीरियर वेना केवा, हाँ, ये ऊपर के ऑर्गन से ब्लड लेकर के आती है। दोनों ही ओपन कहाँ पे होते हैं? राइट एट्रियम में ओपन, ठीक है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में चले गया। अब राइट वेंट्रिकल से तो यहाँ पे आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल में आ गए। राइट वेंट्रिकल से आप देखेंगे कि जो ब्लड बाहर जाता है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो इससे राइट लंग्स को चला गया। और इधर देखेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इससे लेफ्ट में चला गया। देखो इधर की तरफ तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर चला गया और इधर चला गया, राइट की तरफ से इधर चला गया, है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी से इधर चला गया, लंग्स की तरफ चला गया। अब यहाँ से ये इधर से एंटर करता है, इधर से एंटर करने के बाद कुछ ब्लड राइट लंग्स में चला गया, कुछ लेफ्ट लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद अब जब लौट करके आता है तो ब्लड लौट करके देखो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर से दिखा देते हैं। अब ये लेकर के कौन आया? लेफ्ट वाले लंग्स से लेफ्ट पल्मोनरी वेन लेकर के आई और राइट वाले से राइट पल्मोनरी, देखो ये दो पार्ट में पल्मोनरी वेन है ना, ये लेकर के आई। और कहाँ लेकर के आई? ये सब लेकर के आए कहाँ पर? इधर से भी आया और इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद यहां से अंदर की तरफ से एक वॉल्व है ना, जिसको हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहा जाता है सॉरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है कहां पे? ये जो पूरा पार्ट है इसको एओर्टिक आर्क कहते हैं। अब आप देखें, ये यहां से गया है और पीछे से घूम के ये लिखा है डिसेंडिंग एओर्टा, ये बॉडी के नीचे ऑर्गन को लेकर के जाएगी।
ऊपर की तरफ देखेंगे ये आर्क की तरह स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम एओर्टिक आर्क कहते हैं। देखो दिया आर्क ऑफ एओर्टा इसको कहते हैं। अब ऊपर की तरफ यहां पर देखेंगे राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ये हमारे कंधे की तरफ शोल्डर वाले पार्ट में लेकर के जाती है। राइट सब क्लेवियन है ना, क्लेविकल होता है ना, तो ये हमारा कंधा वाला पार्ट होता है, तो हमारे शोल्डर वाले पार्ट को लेकर के जाती है। यहाँ पे देखा राइट कैरोटिड आर्टरी है ना, ये क्या करती है हमारे गर्दन वाले पार्ट को लेकर के जाती है ना। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी हमारे हेड की तरफ लेकर के जाती है, ब्रेन की तरफ लेकर के जाती है ना। ये सब लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी, तो ये हमारे शोल्डर में नेक और ब्रेन की तरफ ले आने का काम करती है। ये दोनों शोल्डर की तरफ और ये दोनों नेक और ब्रेन की तरफ ले आने का काम करती है ना। इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर हार्ट को सप्लाई कौन करता है ऑक्सीजन की, है ना। तो देखो यहां पर आप देखेंगे ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है कि ये हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। और कोरोनरी वेन का काम क्या होता है, ये हार्ट से, भाई हार्ट को भी तो, हार्ट खुद की मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स को, जिनको हम मायो मसल्स बोलते हैं, उनको चलने के लिए भाई साहब खुद में भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब उनको ऑक्सीजन कौन देगा, कोरोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो यंगस्टर्स में, यूथ में, हमारे आप जैसे लोगों में एक बीमारी होती है, उसको एंजिया बोलते हैं, एंजाइटी जिसको एंजिया बोलते हैं। एंजिया की वजह से क्या होता है, हार्ट को ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई करना रुक जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, और ये बहुत डेट्रीमेंटल होती है। बताओ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको समझ में आ गया है ना। अब देखो एक दूसरा डायग्राम बताता हूं जो आपको मैकेनिज्म समझाएगा, है ना। अंशिका भाई समझ में आया? अर्पित, सूरत, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मैकेनिकल जो फ्लो वाला डायग्राम, ये मैं समझा इस बार देता हूँ, लिखो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, है ना। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म, और आप इसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये सबसे इजी है डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसीलिए इसको मैंने बनाया, अदरवाइज मैं इसकी पीपीटी भी प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन मैंने बनाया इसलिए क्योंकि आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है ना। तो आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। जिनके जिनके टर्म 2 वाले पार्ट में है ये, उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। वो दिखाता है सर्कुलेशन होता कैसे है, और हमारे वॉल बताएगा। आप इसको सिर्फ समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं लिखवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली। देखो उसी को अब हमने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये ऊपर की तरफ से जो आ रही है ना, ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दोनों में ब्लड आया, है ना। दोनों से अब देखो नीचे से जब ब्लड जाता है तो इंफीरियर वेना केवा से जब ब्लड जाता है तो यहां पर एक वॉल्व है, इसको हम यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। दिखा, यूस्टेकियन वॉल्व। ये यूस्टेकियन वॉल्व क्या करता है, ये बैकफ्लो को रोकता है ताकि नीचे से ब्लड आए। ऊपर से जब ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से तो कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। रीजन क्या होता है कि ऊपर वाली जो सुपीरियर वेना केवा है ये ऑब्लिक ओपन होती है। ऑब्लिक ओपन होने की वजह से इसको वॉल की कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल नहीं, इंफीरियर वेना केवा में एक वॉल है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देख पाएंगे कि मैंने कहा कि हार्ट से, हार्ट का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट को सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, है ना। अब हार्ट से कोरोनरी जो वेन होती है ना, तो कोरोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, वो ड्रॉप करती है राइट एट्रियम में। अब कोरोनरी वेन और हार्ट के बीच में, मतलब राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल है उसको हम थिबेशियन वॉल कहते हैं। तो थिबेशियन वॉल क्या करता है, कोरोनरी वेन में ब्लड वापस ना होने पाए उसको रोकने का काम करता है। तो पहला मेरा हो गया यूस्टेकियन वॉल, दूसरा हो गया थिबेशियन वॉल। इज इट क्लियर? आप देखिए अगला समझिए बात को, ठीक है, ग्रेट। अब अगला समझिए बात को। अब आप देखेंगे कि यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है,
इनको ट्राइकस्पिड, ट्राई का मतलब 3, कस्पिड माने हाफ कप शेप वॉल होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के बैकफ्लो को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में सॉरी जब ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, तो यहाँ पर पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल पाया जाता है, मतलब हाफ मून शेप वॉल पाया जाता है। ये ब्लड के बैकफ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि लंग्स पे ब्लड चला गया, लंग से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये लेकर के आई, उधर से राइट पल्मोनरी वेन लेकर के आई, सब ने ब्लड में डाल दिया। कहाँ पे, यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर एक वॉल्व आपको दिखाई देगा, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो बैकफ्लो को रोकता है। इन्हें मिट्रल वॉल्व कहते हैं, या इन्हीं को भाई साहब हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये 2 हाफ कप शेप वॉल होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व है ना। ये बाइकस्पिड वॉल्व, इनको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। अब देखो बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, ये देखो पीछे से घूम करके गया, एओर्टा में जाता है, तो इस बैकफ्लो को रोकने के लिए एओर्टिक सेमुलिनर वॉल्व होते हैं। ये हमारे हो गए तीसरा वॉल्व हो गया, ये हमारा चौथा वॉल्व हो गया है ना, ये हमारा 5वां वॉल्व हो गया। ठीक है, और ये एओर्टा के थ्रू ब्लड चला गया है ना। बताओ भाई, सर्कुलेशन समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। किसी को डाउट पूछे इस पूरे सर्कुलेशन को? तो अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन, है ना। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन। और दूसरी चीज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ये है कि हमारे ब्लड में जो मतलब हमारा ये कार्डियक पल्सेस कैसे चलती हैं, पल्स कैसे चलती हैं। ये 2 चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सकता हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, फ्रैंकली पूछिए, बिना किसी सोच शर्म संकोच के। हैं सर? हाँ जी बेटा बोलो। सर एक्चुअली से मेरा नेक्स्ट एग्जाम सर बायो का है, तो सर आज मैं सर एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था, तो सर हाँ। उसके अंदर एक क्वेश्चन था सर, मतलब मेरे को समझ नहीं आया सर। बोलो। क्वेश्चन ये था कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक is probably most responsible for the incredible diversification of insects on land? हाँ, इनक्रेडिबल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट है सर लैंड। हाँ ठीक है ठीक है। सर तो इसके ऑप्शन थे सेगमेंटेशन, एंटीना, ट्रैकियल सिस्टम और फ्लाइट, तो सर इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके साथ? फिर से ऑप्शंस थे इसके सर सेगमेंटेशन, एंटीना, ट्रैकियल सिस्टम और फ्लाइट। सेगमेंटेशन, सिर्फ सेगमेंटेशन दे रखा था, ट्रैकियल सिस्टम, सर एंटीना और फ्लाइट। विच ऑफ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा फिर से क्वेश्चन सर पढ़ो। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक is most responsible for the diversification of insects on land? Insects on land. Yes sir. Okay. Trachea. सर Segmentation. ट्रैकियल सिस्टम था ऑप्शन में, सेगमेंटेशन था, फ्लाइट था और एंटीना था। फ्लाइट था और एंटीना था। सर मतलब इसका आंसर नहीं गिवन था सर, मैंने मतलब हर जगह चेक किया, वहां पर ना ऑप्शंस में एक्सोस्केलेटन आ रहा था सर। नहीं कोई इसका, ये वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, इसलिए मुझे 2 बार क्वेश्चन पढ़वाना पड़ गया, क्योंकि इसमें एक्चुअली इसका कोई आंसर नहीं है ना। इनमें से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये कह रहा है कि इतनी वैरायटी के इंसेक्ट पाए जाते हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से इन्होंने इसमें आंसर ट्रैकियल सिस्टम दिया होगा। क्या बोलते हो, क्या है आंसर? ये सर वही है सर, बट मेरे को ना सर समझ नहीं आ रहा था हर जगह। ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर यही होगा, है ना, ट्रैकियल सिस्टम। अब ट्रैकियल सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा मतलब हर तरह के